अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द टॉक शो के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। अहम मौजू इस वक्त IMF, आने वाला बजट, IMF के साथ नया मुआहदा, बिजली गैस के बिल, महंगाई और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की शदीद कमी। और दूसरा, इस वक्त इकनॉमिक डिप्लोमेसी, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब के आने के बाद क्या फ़र्क पड़ जाने वाला है, इसहाक़ डार साहब का फ़ॉरेन मिनिस्टर बनना क्या फ़र्क डाल देगा। और ये जो इकनॉमिक डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं, 4 दफ़ा के फाइनेंस मिनिस्टर रहने वाले इसहाक़ डार साहब, जो अब फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान को, वो इकनॉमिक डिप्लोमेसी को ज़ाहिर है लेके चलेंगे और उनकी एक्सपर्टीज़ भी वही है। लेकिन इकनॉमिक डिप्लोमेसी में कौन कौन से वो पहलू हैं जिसको सबसे ज़्यादा देखना होगा। SIFC कितना फाल रखना होगा इन 4-5 सालों में कि SIFC की मद में लोकल इन्वेस्टर्स तो काम करे ही करे, लेकिन जो बैरूनी इन्वेस्टर हैं उसका ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके। पाकिस्तान में वो कौन कौन से शोबे हैं जिस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दाल रोटी कपड़ा मकान ये तो सभी कर लेते हैं, ये नारे भी हैं, लेकिन दाल रोटी कपड़ा मकान, इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आवाम को कितना मुस्तहकम करना है। क्योंकि आवाम खुद से मुस्तहकम होगी तो उनको ज़रूरत नहीं रहेगी इन नारों के पीछे भागने की, और शायद गवर्नमेंट को भी ज़रूरत ना रहे ऐसे खोखले नारे लगाने की, या फिर ऐसे नारे जो पूरे ना कर सकते हो। आवाम की इनकम बढ़ानी है, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना है। बेरोज़गारी बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन काफ़ी अरसे से इस पर बहुत कम बात सुनाई दे रही है, क्योंकि इकनॉमिक मसाइल इतने बढ़ चुके हैं मुल्क की सतह पर कि मुल्क को मुस्तहकम रहने के लिए एक बहुत बड़े इकनॉमिक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। क्या इकनॉमिक रेवोल्यूशन हो सकता है? और फिर ऐसा रेवोल्यूशन जिससे आवाम भी डायरेक्टली मुस्तफ़ीद हो, और बराह रास्त मुस्तफ़ीद होने वाली आवाम ज़ाहिर है उसकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, उसकी अपनी भी जेब में पैसे आएंगे और उसको महंगाई का बोझ नहीं लगेगा। बिजली गैस के बिल अदा करने की सकत उसमें मौजूद होगी। ये सारी सकत और कमर टूट चुकी है। कंजम्पशन मार्केट थी हमारी, हम कंजम्पशन मार्केट कहलाते थे, बड़ा कंज्यूमर था, कंजम्पशन पावर ही नहीं रही, कंज्यूमर मार्केट भी टूट के रह गई। क्या वजह है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या बड़े चैलेंजेस हैं IMF के साथ साथ। डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मैशत हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। शकील रामे साहब माहिर मैशत हैं, माहिर इक्तिसादियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक भट्टी साहब तजियाकार हैं। कुछ चूँकि पॉलिटिकल मामलात जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी और ना आगे बढ़ पाएंगे, तब तक आपकी इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। डॉक्टर खाकान साहब, सर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस, IMF के साथ होने वाला मुआहदा, फिर आने वाला बजट, बिजली गैस के बिल, हम यही सुनते आ रहे हैं बहुत लंबे अरसे से, अब फिर यही एक चीज़ सुन रहे हैं। लेकिन क्या इस बार कोई तब्दीली होने जा रही है? इस पहले मुआहदे के बाद अगला मुआहदा आसान हो जाएगा, या पहले मुआहदे के बाद अगले मुआहदे तक ही सकत टूट जाएगी आम आदमी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा है, बहुत ही अच्छा अहाता किया है चीज़ों का। इसमें ये ऐड कर लीजिए कि 23वें IMF की फैसिलिटी में है और 24वें की तैयारी कर रहे हैं। उस डॉक्टर के पास जाने की जो डॉक्टर है ICU का, उस बैंकर के पास जाने की जो बैंकर है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि आपको कोई और फंड करने को जब तैयार ना हो और आपकी पॉलिसीज़ पे भरोसा ना हो। आप 24वें प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, ये अब गवर्नमेंट ने भी कह दिया है। हम भी यही समझते हैं कि इस वक्त खुद $25 अरब इस साल और इतने ही लगभग रकम अगले 2 साल खुद जमा करना मुश्किल होगा। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान जहां खड़ा है डिसीजन फिर वही है। पाकिस्तान ने आज तक 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े हैं IMF के, ये भी याद रखिए। इसकी वजह से एक ट्रस्ट गैप है बिटवीन पाकिस्तान एंड द IMF अथॉरिटीज़। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि जो ओनली प्रोग्राम पाकिस्तान ने कंप्लीट किया है वो मैंने पाकिस्तान के लिए 2013 में एंकर किया था। जी। सो उस कोर टीम पे हम ये प्रोग्राम चलाते थे। अब ये फैसला कीजिए कि फिर IMF के पास उसी तरह जाएंगे कि IMF के पास जाएंगे, उनसे पूछते रहेंगे क्या करना है। 8-10 लोग IMF के आज आए हुए हैं। मोस्ट ऑफ देम आर PhDs, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़। मैंने भी एक बिल्कुल इस पे मतलब शायद इससे ज़्यादा जैसे आप कहेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल नहीं लिखा जा सकता था। वो है तो मेरा एक पेपर, पर उसमें से मैंने न्यूज़ अखबार के फ्रंट पेज पे लिखा है कि पाकिस्तान क्या तैयार भी है IMF के पास जाने के लिए। पहला सवाल अपने से ये पूछिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, व्हाट डू यू वांट टू टेक टू द IMF, व्हाट डू यू वांट टू टेल देम। ठीक है, आप बताइए कि आप ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं, आप मैक्रो स्टेबिलिटी पे काम करना चाहते हैं, आप फिजिकल सस्टेनेंस पे काम करना चाहते हैं, आप एनर्जी सेक्टर पे काम करना चाहते हैं, आप मुल्क को डीरेगुलेट करना चाहते हैं, आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, आप तंजीमें नौ करना चाहते हैं, अपनी
गवर्नमेंट के अदारों की, आप 7th एनएफसी पे काम करना चाहते हैं, मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ 7th एनएफसी पे काम कर लीजिए, अब आईएमएफ ने आके आपको कहा, दैट्स व्हाई वी लूज रिस्पेक्ट व्हेन पीपल इन द कंट्री टेल अस कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, हम उनको पसे पुष्ट डालकर वो अदारे भी 17 चलाते रहते हैं, फेडरल में एक्सपेंडिचर भी करते रहते हैं। इस वक्त फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क की ये हालत है कि आपने 8,500 रुपये इस वक्त देना है मार्कअप में, 7,000-7,500 रुपये जमा करेगी फेडरल गवर्नमेंट, 1200-1300 अरब बोरो करेगी तो वो देगी, एवरीथिंग एल्स इज ऑन बोरोड मनी। अब इसमें क्या आपने थ्रो कर दिया है एक रेड अलर्ट पाकिस्तान में कि यार डील विद दिस ऑन अ वेरी वेरी सीरियस बेसिस, पर आपने एक 5वीं फिर कमेटी बना दी है जिसमें आपने करना है कि हमने जाके जायजा लेना है। जायजा तो पिछले 5 कमेटीज भी ले चुकी हैं और जायजे की रिपोर्ट्स तो बहुत सी पड़ी हैं, अब आपको कोई टीम बनानी है जो ये काम कर सके। मैं बारहा कहता हूं कि अगर 8-10 लोग वहां से पीएचडी किए हुए आ रहे हैं तो आपको भी इकोनॉमिक मॉडलिंग पर, इकोनोमेट्रिक्स पर, जो वो फ्रेमवर्क्स चला रहे हैं मैक्रो बनाने का पाकिस्तान, ये काम खुद कर लेना चाहिए। अच्छा आईएमएफ का फायदा ये होता है कि वो सारे टेबल बना के हमारे सामने रख देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इसमें हम आप एनएफसी की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है सूबाई तौर पर लेने की बात, शेयर की बात। शेयर का मतलब है उस तमाम तर नफ़े में और तमाम तर नुकसान में इक्वल शेयर। हमारे यहाँ लेने की बात बहुत ज़्यादा है, सूबों को क्या मिलेगा, सूबों को क्या, सूबा देगा क्या, ये बात बड़ी कम हो रही है। तो देखिए ना, बात ये है कि आप जाके कोई एनएफसी पढ़ता तो है नहीं। जब से आईएमएफ ने ये कहा है तो एक वावेला सा मुल्क में मचा हुआ है कि ओहो उन्होंने कह दिया है कि जी भाई आप जाके ये तो पढ़िए कि उसमें लिखा क्या है। आपने उसमें लिखा है कि सूबे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, सूबों को हमने सर्विसेज टैक्स ट्रांसफर किया और सीवीटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस सब की मद में हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम 15-16% कर देंगे अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो 2014-15 में। ये लिखा हुआ है उसमें, मेरे सामने डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए कि मैं इस पे भी एक पर्चा लिख रहा हूँ अभी। अब आप आज खड़े हैं तो इस साल को जब खत्म कर लेंगे तो आपका टोटल टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 10-11% से ऊपर नहीं जाएगा। अब आप बताइए, वो काम आपने किया ही नहीं और कह रहे हैं कि एनएफसी फेल हो गया। तो पहले तो ये तो तहिया कीजिए कि जो उसमें लिखा है वो पूरा किया। फिर आपने उसमें लिखा था कि जो फंक्शंस हैं, देखिए एनएफसी और 18वीं तरमीम इकट्ठे वर्क करेंगे वरना नहीं करेंगे। आपने बैलेंस बिटवीन डेवोल्यूशन ऑफ द फंक्शंस और जो एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपने कहा था कि 17 सब्जेक्ट प्रोविंसेस के हैं, आप 600 अरब इस साल खर्च करेंगे उन सब्जेक्ट्स पे। अब बताइए ना, आप क्यों नहीं नीचे डिवॉल्व करते, आप क्यों नहीं वो मिनिस्ट्रीज को काटते। एचईसी 84 अरब रुपया खर्च करेगी। अब आप बताइए, ये फंक्शन आपका है, ये यूनिवर्सिटीज प्रोविंसेस में पड़ी हुई हैं। फिर इसी तरह आपने ये भी लिखा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, नेशनल प्लानिंग, सेंसस, ये सारे काम जो है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट की। सो कहने का मकसद ये है कि पावर्टी पीआईएसपी में 450-500 अरब आप इस साल देंगे, सूबों के साथ शेयर कीजिए। अब आपने चूंकि ये सारे काम नहीं किए तो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क ब्रोकन है। अब ये मतलब चूंकि फॉरेनर्स ही हमारी टेक्नोक्रेसी चला रहे हैं तो उन्होंने आके आपको कहा कि भाई बताइए कि आप क्या करेंगे, तो द होल कंट्री इज टॉकिंग अबाउट इट। मेरे पिछले 1.5 साल के इंटरव्यूज में कोई 150 मरतबा मैंने ये बात कही है कि फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क ब्रोकन है। आई एम ग्लैड कि आईएमएफ ने भी वही मॉडल चला के वही बात हमें बता दी है। यहाँ खड़ा है मुल्क, अब फैसला कर लीजिए कि आगे कैसे बढ़ना है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं, मैं ज़रा शकील साहब आपकी तरफ और फिर फ़ारूक भट्टी साहब और फिर डॉक्टर साहब से एक और अहम सवाल है। पहले शकील साहब, यही सारी चीज़ें जो डॉक्टर साहब, और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हम अपने फिस्कल फ्रेमवर्क पर काम जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या वो फिस्कल फ्रेमवर्क पर काम करने की अहलियत हमारी काफ़ी है या फिर हमें इससे बढ़कर कुछ और भी करना है, क्या क्या कहते हैं? देखिए, एक तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है आईएमएफ का रोल। उसमें जो सबसे अहम चीज़ उन्होंने बयान की है, ये एक बैंक है कि जो आपको आके इन्वेस्ट करता है, और इस बैंक का जी किसी भी बैंक की तरह जो मसला होता है उसमें तो अपना प्रॉफिट शेयर करना है, उसको आपकी इकानमी बता सकता है आप ये करें तो मुझे पे बैक अच्छा कर लेंगे। तो उस पर डिपेंड करना कि ये किसी तरह हमें हमारी इकानमी को सीधे रास्ते पे चला देगा, तो मुझे तो इस बात की कभी भी तुक सामने नहीं आई। अब अगर कोई मुझे कहता भी है तो मेरे लिए उसका यानी कि मैं तो उस पर फिर कहता हूँ ठीक है जनाब आप ठीक कह रहे होंगे। आईएमएफ ठीक है, हमें लैंड करता है, हमें सर्टिफिकेट देता है, जिसकी वजह से हम दूसरे ममालिक के पास जाते हैं कि जनाब हमें और कर्ज दें। मगर आप ये कहें कि ये हमें इस्लाह हो जाएगी इसके प्रोग्राम से, ये मुमकिन नहीं है।
ये आपकी जो क्या कहते हैं रूलिंग एलीट होती है, जो उसको डिसाइड करना होता है कि आपने मुल्क किस तरफ लेके जाना है, जिसको हम देख रहे हैं। अभी बात कर रहे थे नेशनल फाइनेंस कमीशन की, जो अभी ये बात कर रहे हैं एनएफसी अवार्ड की। अब देखेंगे हमने जो डेवोल्यूशन की थी वो तो हमने इनकम्प्लीट की हुई है ना। हमने सूबों तक को तो बात कर ली, जो उस डेवोल्यूशन का मकसद था कि हमने इसको यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाना है। अब जब बल्दियाती का निज़ाम भी आया, सारा कुछ आया, किस डिस्ट्रिक्ट को पैसा दिया इन्होंने? जब इनका यानी कि प्रोवेंशियल बजट आते थे तो किस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके यानी कि उनको एलोकेशंस करते थे प्रोवेंसेस जो थे। सिर्फ केपीके में कुछ अर्सा हुआ तो केपीके ने भी बंद कर दिया, बाद में वो भी उसी पे चले गए। अब देखिए डेवोल्यूशन जो है पाकिस्तान में, उसका मकसद ये है कि मेरे हिस्से में कितनी पावर आती है। अब जब ये एटीट्यूड है आपका, तो फिर आपका अवार्ड की बात कर लें या डेवोल्यूशन की बात कर लें तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी। दूसरी बात, जो डेवोल्यूशन है हमें उसको सोच समझ के करना है कि हमें डेवोल्यूशन किस चीज़ की करनी है और किस लेवल तक करनी है। अब यही करना है कि ना आपकी डेमोक्रेसी ने कह दिया जी ये करो, लिबरल सिस्टम ये कहता है ये कर दो वो कर दो, नहीं। हमें अपने हालात को मद्देनजर रखना है कि डिसीजन मेकिंग कहाँ रखनी है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होगा, कौन इन्वॉल्व होगा, कैसे हमने इसको यानी कि रिफाइन करना है, और इम्प्लीमेंटेशन में किसका क्या रोल होगा। अब अगर ये हम दोनों सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपना यानी कि डेवोल्यूशन प्लान करें तो वो सक्सेसफुल हो सकती है। मगर जो हमने अभी किया ये हिप हैजर्ड है कि बस जी वो कर दें, सूबों को इख्तियार आ जाए, पैसा आ जाए। अब उसको नीचे जाके कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हमारे पास कोई प्लान नहीं है। अगर प्लान किसी ने बना के भी दिया होगा तो उसमें ये प्रॉब्लम ये है कि वो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। सूबों को कभी अटानोमी यानी कि आपको उनको फाइनेंशियल अटानोमी दी ही, डिस्ट्रिक्ट्स को आपने फाइनेंशियल अटानोमी दी ही नहीं। आपने जो बल्दियात का सिस्टम था जिसको डेवोल्यूशन की जिसको कहते हैं कि जो माँ थी या जो बेसिक थी जिस पे हमने पूरा सिस्टम डेवोल्यूशन डेवलप करना था, उसको तो तमाम पोलिटिकल पार्टी ने ख़त्म करने की कोशिश की है। अभी देखिए वो किस स्टेट में है। तो जो डेवोल्यूशन का नारा है या ये चीज़ें हैं ये सारी फेक हैं, जो सिर्फ इनका ये लगता है कि मेरे पास क्या आएगा। इसीलिए मैं तो हमेशा जो करता हूँ कहता हूँ कि 18 अमेंडमेंट को ख़त्म करें और वापस लाएं सारा सिस्टम, क्योंकि जो डेवोल्यूशन का सिस्टम था वो तो आपने कर किया नहीं है। वो तो आपने अपने मफादात जो कि जिस पार्टी के पास आता है वो कहता है ठीक है मेरे पास मिल जाए। एक चीज़, दूसरा जो टीम की बात है, देखिए हमारा जो सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल रिटायर जो कि जितने भी IMF के होते हैं या वर्ल्ड बैंक के या इस तरह के दूसरे इंस्टीट्यूशंस के जो लोग हैं या उनके जो कि डेजिग्नेटेड कंसल्टेंट हैं उनकी एक मार्केट बन के रह गया है। अब जब बात होती है अच्छा ये वो बंदा वर्ल्ड बैंक में था, भाई वर्ल्ड बैंक में था तो हमें उससे क्या फायदा हो सकता है जब तक वो हमारी डायनामिक्स को नहीं समझता, हमारी प्रायोरिटीज को नहीं समझता। और दूसरी बात ये है कि जब तक हम अपने लोगों की विजडम देखें ना, जो सिस्टम में लोग काम करते हैं आप उनको पीछे कर देते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां लगाई होती हैं तो वो भी डिस्करेज होते हैं, भाई साहब इन्होंने बाहर से आके बनाना फिर बना लें, हम भी नहीं करते। यानी कि आप अपने लोगों को जो अपना आपका ह्यूमन कैपिटल है आप उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं इन सो कॉल्ड, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे जो फॉरनर्स हैं जो आते हैं, भाई वो बाहर चलेंगे अपना कैरियर बनाए खुश रहें। जो इधर सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं आप उनको प्रमोट करें, वो डिसीजन मेकिंग करें, वो इस चीज़ों को आगे लेके चलें। ठीक है आपने उनको बड़ा दुख होता है पाकिस्तान की हेल्प करने का, तो आ जाए फ्री में आके करके चले जाए फिर एडवाइजर बन के। ये क्या हो कि आप करोड़ों रुपए की आपने अपनी पे भी लें, आप पर्क्स भी इंजॉय करें, सारा कुछ करें, मुझे पाकिस्तान का दर्द है। ऐसा कोई दर्द नहीं है जो ऐसा हो जैसे वो कंसल्टेंसी खत्म होती है जो मुल्क से फिर गायब हुए होते हैं। तो ये जो हमारा इंडिजिनस विजडम की जो बात है ना, इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारी टीमें अपनी हैं उसको बनाएं। और इस प्रोसेस को देखें, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सिस्टम है सारा, फाइनेंसिंग हो गया, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स सिस्टम है। इसको यानी कि आप ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं छोड़ सकते, पॉलिटिशियंस पे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। आपको इसमें स्ट्रांग लोग चाहिए होते हैं जो सिस्टम को समझते हैं। पॉलिटिशियंस तो काम नहीं करने देते स्ट्रांग लोग, मतलब डॉक्टर खाकान नजीब साहब चीज़ों को इतना बेहतर समझते हैं, काम करने देते तो काम नहीं करने देते, उनके आइडियाज़ पे काम हो जाता तो आज हम बहुत सारी चीज़ों में बच जाते। वो यही इसी का तो हल लेकर बैठे हैं, वो हल तो हम खरीदते नहीं उनसे। हमारा मसला ये है कि जब हम सिस्टम में होते हैं तब हमें वो सारी चीज़ें स्नब हो जाती हैं, कोई नाकाम भी नहीं करने देता और हम भी चुप करके लगे रहते हैं सिस्टम में। देखिए यही चीज़ें जो खाकान नजीब साहब जब सिस्टम में हों, इनको चाहिए वहाँ स्टैंड लेने पे फिर ना कि जनाब ये करेंगे तो मैं इधर बैठा हूँ, आप नहीं करते तो मैं जा रहा हूँ, कि लोगों को बताऊंगा कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं करने में। तो ये अक्सर करते हैं, खाकान साहब बहुत दफा कर चुके हैं, काम नहीं हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया। एक खाकान की बात है, हजारों लोग हैं जो कर सकते हैं, उनको इस सिस्टम में आने की इजाजत ही नहीं है। हमें सिर्फ उन लोगों को आने की इजाजत होती है कि जिनका जाने कि आपको वर्ल्ड बैंक है, हाँ ये अच्छा कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट है, या वर्ल्ड बैंक के यहाँ पे रजा बाकिर साहब को भेज दें IMF से, या लिबरल इकोनॉमिक्स को पढ़ा हुआ हो। देखिए यार एक चीज कंफर्म है अरसलान, एक चीज को आप कहते हैं तली का कॉल है कि मोमन एक साल से दूसरी दफा डसा जाता।
ये सिस्टम कितनी दफ़ा हुआ है कि हम समझ रहे हैं कि नहीं चल पा रहा, तो हम क्यों इसका स्टिक किए हुए हैं? हमें कोई अपना अपना सिस्टम इंडिजिनियस डेवलप करने की ज़रूरत है ना, इकोनॉमी की, हर चीज़ की। हम क्यों स्टिक हो रहे हैं लिबरल इकोनॉमी के साथ? हमें ठीक है, लिबरल हो ये जाने के वैसे वर्ल्ड के साथ। ये आइडिया बुरा नहीं है आपका कि हमें अपनी इकोनॉमी को समझते हुए एक अपना सिस्टम डेवलप करना है। हमें दुनिया भर के फार्मूलाज, दुनिया भर की सप्लाई डिमांड के फार्मूलाज को नहीं देखना, क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई डिमांड का फार्मूला बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ बोरो और रीपे का फार्मूला बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ जो डिवीजन है उसका फार्मूला बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ फाइनेंस की निचली सतह तक मुंतकली का फार्मूला बिल्कुल अलग है। आखिरी बात अरसान, इस पे मैं कहना चाहूँगा, देखें हम नाम की एक मुसलमान कंट्री हैं, आल्दो हम मुसलमान यानी कि कंट्री कहते हैं, हम सूद को तो ख़त्म नहीं करते, जिससे अल्लाह ने फरमाया है कि मेरी और मेरे नबी वसल्लम की जंग है। बाकी आप घोड़े दौड़ाते रहें, जो मर्जी करते रहें, जब अल्लाह ने जलील करना है फिर आपने होना ही है। फारूक भट्टी साहब, पॉलिटिकल डिसस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी तक का सफ़र इस वक्त की गवर्नमेंट और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इकॉनमी है। और जाहिर है कि हम पिछली हुकूमत जो कि बड़ा इसका पीटीआई की गवर्नमेंट बड़ा बातें करते रहे हैं, वो असद उमर साहब की, तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर चेंज पे चेंज भी होते रहे और कोई कमो बेश वही आते रहे जो पिछली हुकूमत, कोई काम वैसा हो नहीं सका, मुश्किल हालात, हम फिर IMF के पास जा रहे हैं। अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है, अब मामलात किसी और नहज पे खड़े हैं। देखें, इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जो IMF के पास इस वक्त हम जा रहे हैं, वो हमारी जो अपनी जिसे कहते हैं ना आखिरी हिचकियाँ ले रही है हमारी मईशत जो है। और उसमें एक बड़ी बात, हम जो है वो आलमी मालियाती अदारों की तरफ क्यों जाते हैं? ज़ाहिर है हम इसलिए जाते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो चलाने के लिए, इवन दैन तनख्वाहें देने के लिए, मुल्की मामलात चलाने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं होते। वरना हमें क्या ज़रूरत है कि हम IMF की कड़ी शराइत के ऊपर जो है वो सरनगू करते हुए उनसे कहें जी कि हमें जो है वो बिल्कुल रकम चाहिए। तो हमारी ज़रूरत थी कि हम IMF के पास जाते। लेकिन उससे भी बड़ी अहम बात जो IMF के नुमाइंदे ने भी कही, वो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। उसने ये कहा है कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की एलिटोक्रेसी जो है वो टैक्स जो है वो नहीं देना चाहती, वो टैक्स नहीं देती। टैक्स जो है वो आम आदमी से लिया जाता है, वो पाकिस्तान के पहले से पिसे हुए तबकात से लिया जा रहा है। और जो आपके बड़े लोग हैं, जो ताकतवर हैं, वो टैक्स सवीयन करते हैं। और ये टैक्स का जो पैसा है वो जब ख़जाना सरकार में नहीं जाएगा तो उससे आपकी इकानमी किस तरह बेहतर हो सकती है? और फिर जिस सरमायाकारी की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि, और अभी इन्होंने भी कहा, हमारे बड़े मोहतरम हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपनी बात जो है वो आगे करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल बैठें। देखें, दुनिया भर में किसी भी मुल्क में जो इकनॉमिक्स फ़ैसले होते हैं, इवन दैन सियासी फ़ैसले होते हैं, उसमें जो है वो आप पेंटागन में जाएं, वहाँ भी थिंक टैंक है। आप चाइना में चले जाएं, उनका भी थिंक टैंक है। यानी हम आज तक के इस मुल्क में कोई थिंक टैंक ही नहीं बना सके जिसमें इकोनॉमिस्ट भी हो, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग हों, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, उनकी एक मुश्तरका राय हो। लेकिन हमारे यहाँ फारूक साहब एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि जो थिंकेबल लोग हैं उन्हीं की सारी हमने थ्योरीज पे टैंक चढ़ा दी हैं। देखें, ये तो देखें ना, इसी वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं कि इस वक्त जो है वो मईशत जो है वो सिसक रही है। और एक बात अरसलान मैं आपके प्रोग्राम में ये वाज़े कर दूं, इससे पहले भी मैंने एक दो दफ़ा ये बात कही है, आपके पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंह की नहीं है कि IMF के पास जाने के सिवा वहाँ पे जो है वो अपने हाथ फैलाने के अलावा आप कोई और काम करें, उनकी शराइत ना माने। वो एक ही वजह है कि एक ही सूरत में इस मुल्क की इकानमी, इस मुल्क में सरमायाकारी जो है वो आ सकती है, और वो है कि जो 500 अरब डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल किए हैं पाकिस्तान की एलिटोक्रेसी ने, पाकिस्तान की अशराफिया ने, जिसमें तमाम लोग जो हैं वो शामिल हैं, सियासतदान क्या, इसमें ब्यूरोक्रेसी क्या, इसमें तमाम लोग, मैं अक्रॉस द बोर्ड ये कह रहा हूँ, जब तक वो पैसा यहाँ नहीं लाएंगे, यानी आप ये देखें इनके साथ वही होगा जिस तरह जो है वो सऊदी शहजादों के साथ हुआ। वो बड़ा मतलब है कि वहाँ पे जब सिस्टम जो है वो उस तरफ गया तो उन्होंने कहा जी अच्छा जी ठीक है, मौजूदा जो इस वक्त बादशाह सलामत है, उन्होंने कहा मैंने अपने मुल्क को ठीक करना है, तो उन्होंने उसके मुताबिक फ़ैसला किया। और जो फंड्स थे वो फिर एक दिन फ्रीज़ हो जाते हैं, जिस तरह
वो कज़ाफ़ी के हवाले से भी आपने देखा कि उनके फंड्स भी जो है वो फ्रीज हुए, खाना जंगी शुरू हो गई। तो खुदा ना करे इस तरह हालात जो अच्छा हैं वो जी, जाएं। एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल करना है। मैंने इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 4 दफ़ा के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो मैं ज़रा डॉक्टर साहब से इस पर पूछता हूँ कि ये जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है इसकी, और साथ ही साथ इस वक्त तमाम बिजनेस की जो कम्युनिटी है उसकी क्या जिम्मेदारी होगी। एक छोटे से ब्रेक से वापस वेलकम बैक जी। फारूक साहब ने एक बिल्कुल सही बात कही और मेरा ख्याल है बड़ा वाज़े की तस्वीर दिखाई दे रही है, और जिन वजूहात की वजह से जहाँ पर आज हम खड़े हैं वो सारी वही वजूहात हैं जिस पर ये तमाम हज़रात बात कर रहे हैं। डॉक्टर खाकान साहब, इकनॉमिक डिप्लोमेसी, फॉरेन मिनिस्टर, उनका रोल, बिजनेस कम्युनिटी, पहले हम टी-डैप पे कई सवालात उठते देखे कि बिजनेस कम्युनिटी को उनसे बड़ी शिकायत होती थी, और ये जो चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, चाहे FPCCI हो या फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स सिटी के हों, तमाम क्या रोल होगा इनका और कैसे रोल इनका बढ़ाना होगा हुकूमत को खुद भी। डॉक्टर साहब आपका शायद म्यूट है, डॉक्टर साहब शायद म्यूट है जी। जी। देखिए, डॉक्टर पहली साहब तो बात यह है कि जो IMF के साथ हमने एक नई फैसिलिटी लेनी है उस पे एक होम ग्रोन प्लान बनना चाहिए, और हुकूमत को खुद एक नेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान लिखना चाहिए। मैंने इसका एक खाका जो है परसों न्यूज़ अखबार में छापा भी है, ताकि हम एक पॉलिसी पे गुफ्तगू शुरू कर सकें। मैं उसको और भी डेवलप कर रहा हूँ ताकि हुकूमत जो है उसको आगे लेकर चल सके, और ख़ुद सारी जो वजारतें हैं उनसे एक डिस्कशन हो, स्टेक होल्डर्स से डिस्कशन हो, चेंबर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सो दैट जब हम प्रोग्राम में जाएं IMF के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ओनरशिप लेकर जाएं, और हम ऐसे जाएं कि हम वो अहदाफ सेट करें जो 3 साल बाद पाकिस्तान का जो डाउनवर्ड ट्रेंड है उसको मुस्तहकम बुनियादों पर तब्दील कर सके, ना कि हम बिजली की प्राइस चेंजेस करके फिर 3 साल बाद कहें कि सर्कुलर रेट तो बढ़ ही रहा है क्योंकि चोरी अभी भी हो रही है। सो तय करें कि कैसे ये बनना है। ये इन इटसेल्फ बहुत बड़ा काम है। आई एम नॉट श्योर कि इस पर गवर्नमेंट जो है वो इसको कैसे पाए तकमील तक पहुंचाएगी। उसके बाद इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का इंटरनेशनली जो रोल है वो ये है कि पाकिस्तान बहुत से अपने ब्रादर मुल्कों से इस वक्त हमारी एक री प्रोफाइलिंग ऑफ डेट होने वाली है, वो उनसे कहिए कि वो उसको लॉन्गर टर्म बेसिस पे कर दें। इसी तरह मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होने वाली है। फिर जब प्राइवेटाइजेशन होनी है तो आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर आए, तो पाकिस्तान की अच्छी साख बाहर होगी तो अच्छी हमारी वैल्यूज आएंगी, लोग लेने में इंटरेस्टेड होंगे। FDI लाना चाहते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अगर FDI पाकिस्तान लानी है तो उसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छा का बहुत डॉक्टर बड़ा साहब, अगर हाथ मैं होगा। आपसे पूछूं FDI के हवाले से, FDI का मतलब हमारे यहाँ बहुत लंबा अरसा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट रही है, बहुत लंबा अरसा। हमारे यहाँ मगरिब से इन्वेस्टमेंट बड़ी कम आती है, UAE से आ जाती है, सऊदी अरब से कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आ जाती है। सऊदी अरब तो लोन देकर हमें बैंक में रखने का भी कह देता है कि चलें जी इतनी देर तक रख लें फिर मुझे वापस कर देना। अब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या अखज़ करें, क्या मुराद लें? जी, देखिए, कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो SIFC बनी है, क्योंकि SIFC इज दी जैसे कहेंगे लीडिंग एजेंसी टुडे जो ये इस पे काम कर रही है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उसके तहत या उसके साथ काम कर रहा है। उसमें एनर्जी सेक्टर है, उसमें माइंस एंड मिनरल्स है, एग्रीकल्चर फार्मिंग है, कॉरपोरेट डिफेंस प्रोडक्शन है, IT है। इन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है और पाकिस्तान में एक वन विंडो ऑपरेशन की तरफ मूव करने की कोशिश की गई है। इसका कोई ऐसा मतलब मैजिक वॉन्ड नहीं है। मैक्रो स्टेबिलिटी होगी, यहाँ पे कमाई लोगों की अच्छी होगी, और फिर मैं तो थोड़ा सा कायल हूँ, जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर पैसा लगाएगा, प्रॉपर्टी, गोल्ड और डॉलर को बेचेगा, और जूती, चपली, गाड़ी की बत्ती, सुई, धागा, लेदर, फिर उसके बाद थोड़ा सा वैल्यू एडेड बनाना शुरू करेगा, तो फॉरेनर भी भागा आएगा पाकिस्तान। बट हमने एसेट्स भी कुछ बेचने हैं। सो यू हैव टू रियली थिंक। मैं इसकी एक मिसाल दिया करता हूँ। ऐसी FDI नहीं चाहिए हमें जो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की वाटर को नीचे से पाकिस्तान के ही निकाले, ज़मीन से उसको बॉटल में पैक करे, आपको दे, और उसका डिविडेंड पाकिस्तान से बाहर ले जाए। सो रियली थिंक थ्रू कि व्हाट इज द FDI दैट यू नीड इन द कंट्री। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है, इस पे बहुत काम हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि SIFC एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने में कामयाब होगी जो पाकिस्तान को इस मैप पे डाल देगी। IT पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, इसका बहुत बड़ा सामने
हाँ डॉक्टर साहब, आईटी का पोटेंशियल भी बहुत मौजूद है पाकिस्तान में, और आईटी की मद में पाकिस्तान अच्छी खासी एक्सपोर्ट्स या ज़र मुबादला भी कमा रहा है। शकील साहब क्या कहते हैं जी, आईटी सेक्टर? देखिए आईटी सेक्टर में बाद में आते हैं। पहली बात तो ये है कि जो आईएमएफ हमें प्रपोज कर रहा है प्राइवेटाइजेशन, ये मेरे ख्याल से अच्छा मैं तो एक इसको मिनट हमेशा दीजिएगा कहता हूँ। शकील साहब, डॉक्टर साहब शायद वापस जी। डॉक्टर साहब, अरब डॉलर की आईटी एंड आईटीईएस की एक्सपोर्ट की है। तो अब जरा देखिए ना कि दुनिया कहाँ चली गई है और हम कहाँ खड़े हुए हैं। इसका सीरियसली अदराक कीजिए। और जो मैंने गुजारिश की है आपके सामने कि अपनी सोच को जब तक वापस नहीं ले लेंगे अपने पास, और उस सोच पे पाकिस्तान का प्लान नहीं मुहित करेंगे हर सेक्टर का, और वो पाकिस्तान के जो सर्जन्स हैं वो काम नहीं करेंगे, तो बात बनेगी नहीं। 3 साल बाद भी अगर हम यही इसी सोच से चल रहे होंगे तो शायद हम फंडामेंटल रिफॉर्म इकोनॉमी का ना एनर्जी में, ना एफपीआर में, ना ग्रोथ फ्रेमवर्क में उस तरह कर पाएं कि हम 25 करोड़ आवाम को साथ लेकर चल सकें। शकील साहब, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी पे पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ मुझे लगता है कि ज़्यादातर हम लॉन्ग टर्म चीज़ें देखते हैं। 3 साल में, 4 साल में हमें ये फ़ायदा हो जाएगा। छोटे लेवल पे छोटे छोटे गोल्स जो एक ट्राइमेस्टर या सेमेस्टर के गोल्स होते हैं, उस पर अगर काम करना हो तो क्या बेहतर नहीं हो सकता कि उसकी कोई मजबूत पॉलिसी बनाई जाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा, मगर इससे पहले जो मैंने बात शुरू की थी कि जो प्राइवेटाइजेशन की बात है जहाँ हमें एसेट बेचने हैं, ये एक मेरे हिसाब से तो बड़ी गलत पॉलिसी है। आज तक किसी मुल्क ने इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया कि जिसने अपने एसेट को, प्रोडक्टिव एसेट्स को बेच दिया हो। पाकिस्तान में भी देख रहे हैं तो वो हमारे एक लेट डॉक्टर परवेज़ ताहर साहब होते थे, उन्हें एक रिपोर्ट की थी प्राइवेटाइजेशन पे। आप देख लें गुद्दू को जब हमने किया था प्राइवेटाइज, उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, ये पूरी रिपोर्ट आप देख लें। तो आईएमएफ से उम्मीद रखना कि वो आपको रिफॉर्म नहीं लेके आ रहा है, रिफॉर्म नहीं, वो डिक्टेशन लेके आ रहा है अपने हिसाब से। जो आप एफडीआई की बात कर रहे हैं, एफडीआई अच्छी होती है अगर वो कंडीशनलिटीज़ के बगैर हो। अब यही चीज़ थी चाइना की एफडीआई की, उसमें आपको कंडीशनलिटीज़ नहीं भुगतनी पड़ रही थी। जब ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो पूरा पलंदा उठा के साथ आ जाते हैं जनाब, कि हमें नहीं पता कि आपकी सोसाइटी क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपका क्या नहीं है, आप ये काम करें, आप फॉरेन इकोनॉमी को खोल दें। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आने के बाद हमें ये आप यानी कि शॉक थेरेपी पे ही है, हम ये कर दो वो कर दो, हमने इकोनॉमी को प्री मेच्योर खोल दिया। हमने एनर्जी सेक्टर में यानी कि प्री मेच्योर जो था कि हमने, बल्कि उसको क्या कहते हैं, हमने वो पावर पॉलिसी 1994 लेके आए, आईपीपी जिसके थ्रू बनाई, उसने हमारी इकोनॉमी की जड़ें खोखली कर दी। तो इसी तरह आप देखते जाएं, अब जितनी भी ये चीज़ें हमें लेके आए ना, और इस वक्त ये बहुत तबले बजा रहे थे, ये वर्ल्ड बैंक हो गया यानी कि यूएस साहब, देखिए बहुत अच्छी पॉलिसी आ गई पाकिस्तान की जनाब। और इस पॉलिसी का आज ये है कि हम सर्कुलर डेट में फंस चुके हैं। हमें जो है ना अपने इंडिजिनस विजडम की ज़रूरत है। वो विजन के जैसे हमारे जो लोग होते भी है ना, अभी जो हम जिसको हम इंडिजिनस का भी नाम दे देते हैं कभी कभी, वो वही है जिसका जहाँ को तो कभी अब्बा कोई आर्मी बड़ा अफिसर रहा हो, या ब्यूरोक्रेट रहा हो, या पॉलिटिशियन हो। इस तरह के लोगों को हम कहते हैं जनाब कि ये हमारा सिस्टम हल करेंगे। ये लीड क्लास ने एक और तरीका ढूंढा हुआ है, अपने बच्चों को भी आगे करके जनाब उसको सिस्टम में डाल दो, और कहो जी ये एक नया हमारे एक्सपेरिमेंट आ रहा है, ये नई सोच आ गई, ये आ गया वो आ गया। देखिए विजडम का मतलब है आप जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने, आपको पता है कि एग्रीकल्चर क्या होती है, जिन्होंने एग्रीकल्चर पे जिंदगियां अपनी ज़ाया कर दी, सिर्फ पेपर नहीं लिखे, उन्होंने वहां बैठ के एग्रीकल्चर को स्टडी किया, रिसर्च की, सारा कुछ किया। अब जब तक हम ये चेंजेस नहीं लाते, तो आप जो मर्जी प्रोग्राम ले आए तो वो आपके बेनिफिट में नहीं आता। आपने कि माइक्रो और मैक्रो, देखिए लॉन्ग टर्म जो विजन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करते हैं, और हर स्टेप का जो होता है उसके आप गोल्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, टारगेट्स बनाते हैं। मैं कुछ अर्सा पहले मैंने एक पेपर लिखा था कि एजेंडा 2047, कि हमारा 2047 का क्या एजेंडा होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक पे चले या सोसाइटी पे चले। तो उसको आप नीचे लेके आते हैं, अगर जरूरत हो तो पढ़ लेना किस दिन। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। और आपको जो सबसे अहम बात होती है अरसलान, वो आपको हकीकत और सच कम्युनिकेट करना चाहिए, आपको ख्वाब नहीं बेचने चाहिए। मैं देख रहा अभी कुछ दिन पहले हमारे यानी कि जो होता था, जो पीटीआई गवर्नमेंट थी, वो कहती 100 दिन में हम ये कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो फरमा रहे हैं कि अगले 4-5 साल में हम G20 में चले जाएंगे। ये भी एक पाइप ड्रीम है, यानी कि आप ड्रीम सेलिंग कर रहे हैं। अब इस तरह की जो आप हकीकत बताएं कि आप कब वहां तक कैसे पहुंचेंगे। एक से दूसरा, आप देखते हैं कि आपके जब आप प्लान करते हैं तो आप देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास है क्या। देखिए मेरी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आप इस्लामाबाद का पूरा ब्लू एरिया खरीद लें। आपने देखना होता है आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज या दूसरी सर्कमस्टेंसेज हैं, वो क्या आपको इजाज़त देते हैं आप कुछ खरीद सकें।
इसी तरह जो आपकी इकानमी होती है आप इसे प्लान करते हैं। मैं आईटी को ये नहीं कहता कि हमें नहीं इन्वेस्ट करना, हमें बहुत करना चाहिए, इसके स्पेशल यानी ह्यूमन कैपिटल पे काम करना चाहिए, इसकी हमें हार्डवेयर पे भी काम करना चाहिए। आईटी के हार्डवेयर में हम कहीं पर भी फॉल नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं इंडिया की भी, तो वो सर्विसेज उनकी एक्सपोर्ट है ज़्यादा, उनकी भी यानी कि हार्डवेयर पे नहीं है। हार्डवेयर मतलब ये देखेंगे हमारा लैपटॉप बना सकते हैं, हम मोबाइल बना सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, दूसरे जो चीज़ें हम क्या बना सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं बना सकते। हम सिर्फ सर्विसेज सेक्टर पे इकोनॉमी नहीं खड़ी कर सकते, हम प्राइमरी से यकदम जंप मार के टर्शरी इकोनॉमी में नहीं जा सकते। हमें देखिए हमारी इस वक्त स्ट्रेंथ जो है कि हमारी प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर की बेस पे खड़ी कर सकते हैं। दूसरी स्टेज आती है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप है, हम इनको छोड़ के हमने एक सर्विसेज इकोनॉमी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जो किसकी कोई बेसिस नहीं होती। कल आपका वो बाहर के मैं नहीं लेता, फिर आप क्या करेंगे? आपकी जो है ना यानी कि जो प्रोडक्शन इकोनॉमी, उस पर पहले ध्यान दें। जो प्रोडक्शन बेस बिल्ड करने की बात करें आप, क्यों प्रोडक्शन बेस पे जाके ही आप जॉब्स पैदा करेंगे, आप गुर्बत को ख़त्म करेंगे, आप इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। देखिए एग्रीकल्चर में हम सिंपल अगर 1 ईयर में अगर एक काम ही कर लें, हम सिर्फ एक एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम से कम डबल हो सकती है। इस वक्त हमारी जो है कि सबसे जो बड़ी वजह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होने की, वो हमारी क्वालिटी सीड ना मिलना, क्वालिटी इनपुट्स ना मिलना। अगर गवर्नमेंट एक साल में ये इंश्योर कर दे कि डबल नहीं भी हुई तो 1.5 गुना तो हो जाएगी, यानी कि हमारी जो इतनी प्रोडक्शन बढ़ सकती है एक साल में, मगर हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारा सारा ध्यान होता है जनाब हम स्पेस में कर लें, वो कर लें। ठीक, आप ड्रीम करें, मगर किस चीज़ में बिल्ड करके ड्रीम करें। आप ये ना करें ना बस छलांग मार के उधर होना है, छलांग मार के उधर होना है। उसका नतीजा क्या है? इतने सालों बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो हमें इस वक्त एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे स्टेप बाय स्टेप मूव करने की जरूरत है, तो हम कोई पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। अदरवाइज बातें बड़ी हैं और हम करते रहेंगे। फारूक साहब, इसहाक डार साहब 4 दफ़ा रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, अब वो फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर आए और जाहिर है कि एक ही गोल होगा और वो होगा इकॉनमी को ठीक करना, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात किन किन ममालिक, ख़ास तौर पे अमेरिका हमें एक्सपोर्ट की बड़ी एक मंडी भी है और हम वहाँ पर एक्सपोर्ट करते भी हैं, हमारे ताल्लुकात उनके साथ ऊंच नीच रहती है, उसके बावजूद हमारी बड़ी तरीन एक्सपोर्ट का हिस्सा अमेरिका जाता है। ये बताएं कि हमने अब तक चाइना को दिया क्या है? चाइना से लेते तो हम हैं, लेकिन इसमें उनका कसूर तो किसी का भी नहीं, हमारा अपना कसूर है। हमने 313 अशिया का मुआहदा कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की हम बात करते हैं, सऊदी अरब को हम क्या दे लेते हैं? हम देते क्या हैं दुनिया को? हमारे पास बिजली महंगी, गैस महंगी, तो प्रोडक्शन महंगी। इस वक्त इसहाक डार साहब का आना बतौर फॉरेन मिनिस्टर, क्या देख रहे हैं, क्या हो सकता है, कैसे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात या ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है? देखिए इसहाक डार को जो टास्क तो यही दिया गया है कि जनाब आप बतौर वज़ीर ख़जाना जो है वो मतलब उनको उस तरह कामयाबी नहीं मिली, यानी कि इसहाक डार साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था 17 माह में मैं बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें की थी और वो नहीं हो सका। माजी में भी कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है IMF के हवाले से। तो इसहाक डार साहब को अब टास्क ये दिया गया है कि आप जो है वो इकनॉमिक हवाले से जो है वो मुज़ाकरात कारी करें कि वहाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। उसमें सबसे बड़ी और अहम बात अभी इन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो बात की है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए तो जो भी आपके पास आएगा वो इतना कागज़ों का पलंदा भी लाएगा, साथ अपनी शराइत भी लेकर आएगा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बह रहे हैं उनका इत्मीनान आप क्यों नहीं बहाल कर रहे? क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, फारूक भट्टी साहब कई लोग ऐसे हैं, आप लोग भी जानते हैं, शकील साहब भी मौजूद हैं, लोग बेचारे यहाँ पैसा लेकर आए और फाइलों की नजर हो गई, उनको इतनी फाइलों में फंसा दिया कि वो एक प्लाजा बनाने में बेचारे को 25 डिपार्टमेंट मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि इस वक्त जो ताकतवर माफिया प्रवेल किया है जिसने पाकिस्तान के अंदर, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा डूब गया। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे को इंश्योर करने के लिए उनकी पहले तो जो है वो रिकवरी की जाए, अदारों के अंदर स्ट्रक्चर्स को बेहतर किया जाए। और 60% आपकी यूथ है, यानी आप उन ममालिक में हैं कि 60% यूथ है, और 60% यूथ को हम मोबिलाइज करने की बजाय नहीं है ना, ठीक है। अब स्किल्ड यूथ की यहाँ तक बात है, तो स्किल्ड यूथ को जो है वो पूरे सिस्टम में लेकर आना वो बहरहाल रियासत का काम है। अब उसमें देखें आपने IT की बात की, अब IT के हवाले से जो है वो जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो ना होने के बराबर है। IT सेक्टर्स को जो है वो मज़ीद प्रमोट करने की ज़रूरत है, और उसमें हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल एजुकेशन है उस पर ज़ोर देने की ज़रूरत है। और मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ इस बात से कि आपका मुल्क एक एग्रीकल्चर मुल्क है। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो अभी जो है वो गंदम का सीज़न जो है वो आ रहा है, तो वो आटा और महंगा जो है वो हो जाएगा, यानी लोगों की जो मेजॉरिटी है 60% वो देहात में रहती है।
वहाँ पे हालत ये है कि जो आम किसान है उसको तो बराह रास्त जो है वो बैंक भी आपके कर्जे उस तरह नहीं देते जिस तरह माफिया पूरे के पूरे कर्जे खा के हड़प करके सब कुछ जो है वो हजम कर जाता है, क्योंकि उनकी ज़मीन जो है वो उन्होंने प्रॉपर्टी के तौर पर गिरवी रखी हुई है। और आप ज़रा रिकॉर्ड उठा के चेक कर लें कि आज के दिन तक मुझे तमाम बैंक्स वाले ये बता दें कि कभी किसी आम छोटे ज़मींदार ने, आम मजदूर अपना वहाँ का जो ख़ास तौर पर मुजारा है, उसने कभी भी जो है किसी बैंक के जो है वो ऐसा हुआ है कि उसने मुकम्मल डिफ़ॉल्ट कर दिया हुआ नहीं। वो अपनी जमा पूंजी से जो है वो उनको पैसे देते हैं, वापस करते हैं। और जो माइक्रो फाइनेंस के हवाले से या छोटे मनसूबे शुरू करने की आपने बात की है, तो बांग्लादेश से आप उसकी मिसाल ले लें, यानी माइक्रो के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम क्यों नहीं ऐसा करके दे सकते? सियालकोट की इंडस्ट्री आपके लिए एक नमूना है। सियालकोट के अंदर घरों में लोग फुटबॉल बना रहे हैं और उस इंडस्ट्री ने जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो इस हद तक नाम पैदा किया कि इस वक्त सियालकोट का जो एयरपोर्ट है, सर्जिकल आइटम, ठीक है, सर्जिकल दीगर, तो ये एक आपके पास एक अच्छी मिसाल आपके अपने मुल्क में मौजूद है। इसलिए ज़रूरत समर की है कि ये माइक्रो फाइनेंस के हवाले से बैंकों को ये कहा जाए कि वो आम आदमी जो बिल्कुल बिलो दी पॉवर्टी जो है वो रह रहा है, उसको ऊपर उठाने की ज़रूरत है। तो सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आऊँगा तो ज़रा शकील साहब से इस पर बात करते हैं। फिर दूसरा हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है किराएदार के लिए किराएदारी कवानीन और उस पर अमल दरामद, क्योंकि हमारे मैंने कहा कि 60 से 68 और 73% तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग या तो किराए पे रहते हैं, उनकी दुकानें किराए पर हैं, वो किराए पर कारोबार करते हैं, किराए पर ज़िंदगी भी बसर करते हैं। उसके लिए क्या कानून है? जितनी इनकम उसके मुताबिक किराया कुछ होना, इस पर क्या काम होना चाहिए? क्योंकि इस पर कोई बात करता आपको दिखाई मैंने तो कभी नहीं देखा कोई देगा, क्योंकि बड़ा अहम मसला। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात बैक जी। शकील साहब, किराएदारी कवानीन मौजूद हैं, सारा कुछ है, टेनेंसी एक्ट है, बाकी चीज़, लेकिन मैंने नहीं देखा कि हर साल किराया बढ़ा तो दिया जाता है, चाहे वो दुकान का हो चाहे घरों का, लेकिन उसमें जो रहने वाला है उस गरीब की इनकम भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, ये बड़ा मसला है। और किराए एक गली में अगर मैं ले लूँ तो एक 5 मरले के घर का किराया अलग और दूसरे का अलग, ये बड़े मसाइल है। क्या इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए? हमारे यहाँ 60% से ऊपर आबादी किराए के घरों में या किराए की दुकानों के साथ कारोबार करती है। देखें, बात ये कानून भी वैसा ही कानून है जैसे दूसरे कानून है। जब आपके जानी के देखें ना, आपको जो किराएदार की आप बात कर रहे हैं, तो रियल स्टेट सेक्टर ये इतना पाकिस्तान में पावरफुल हो चुका है, आप इस पे तो टैक्स नहीं लगा सकते। सर माफियाज हैं, बहुत सारे माफियाज हैं, उसमें एक आप रियल इस पे तो एस्टेट टैक्स भी ही है। नहीं लगा सकते। और इस वक्त सबसे बड़ी जो बीमारी है हमारी इकोनॉमी की, वो जो रियल स्टेट ही है, क्योंकि टैक्स फ्री है और लोगों ने जो इंडस्ट्रीज पे उनका यार बड़ी ये एक अच्छी चीज़ है, स्पेकुलेशन पे चलता है, बजाय इसके कि मैं मिल लगाऊं, उसमें मजदूर रखूं, रोज जाके दिमाग ख़राब करूं अपना, उनके साथ चेक चेक करूं। क्यों ना एक प्लाट खरीदो जो साल बाद खुद ब खुद डबल हो जाएगा। तो ये आप इस पर टैक्स भी नहीं है और अब प्राइसेस पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो प्राइस निकाल देता है। और सोसाइटीज इतनी पावरफुल है, आम आदमी को उनके सामने चलती नहीं है वो जो जितनी भी चीज़ें हैं। तो ये कानून जो है पाकिस्तान में बेसिकली वो तो गरीब मेरे लिए या आपके लिए है कि जो इसको डरते हैं या इसको वायलेट करने की लेकिन हिम्मत शकील नहीं साहब, रखते, बड़ी या इसको अहम पावर बात है नहीं ये, वैसे मैं आपसे भी और भी फरूख से, ये अहम बात है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। मैं इकोनॉमी के प्रोग्राम्स हों या हमारे पॉलिटिकल शोज भी करंट अफेयर्स के, या फिर असेंबली के फ्लोर पर इकोनॉमी की इतनी बड़ी बड़ी बातें, आम आदमी को चीनी देते, आटा देते, दाल देते, उसके किराए पर कोई तवज्जो नहीं है कि किसके घर का कितना किराया होना चाहिए। उस गरीब ने भी तो घर में रहना ही है, अगर उसको रहने ही ना दिया जाए उस घर में वाइट कॉलर को, तो वो कैसे अपनी तनख्वाह में किराया दे? ये बड़ा मसला है। देखिए ना, ये गवर्नमेंट जितनी भी हमारी आती हैं सक्सेस सिर्फ ये ड्रामेबाजी पे चलती हैं। आप देखें ना, जो सस्ता आटा हो गया, सस्ती रोटी होगी, ये सारी ड्रामेबाजियां हैं। या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आप लोगों को फ़कीर बना दें, ये सारे जो एक्शंस ले रहे हैं लोगों को फ़कीर बनाने वाले हैं। उनको बताते हैं जनाब तुम हमारे टुकड़ों पे पलते हो। उनके लिए कभी कोई डिसेंट जॉब्स क्रिएशन करने की बात नहीं होती। उनके लिए जो होते डिसेंट जॉब क्रिएशन हो सकती थी स्टेट और इंटरप्राइजेस से, उसका उन्होंने ये हाल कर दिया, बाहर गवर्नमेंट कहती है इसको बेच दो। आपस में दस्तों गिरेबान हो जाएंगे सारी पार्टियां, मगर ये बेचने पे सब मुतफिक है। तो ये देखें ना, ये आपकी जो कि जब बजाय इसके कि सस्ता आटा, सस्ती रोटी, लंगर खाने और मुफ्त चीज़ें देने की बजाय आप अगर यही चीज़ें प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करते तो आपके लोगों को बाइज्जत तरीके से रहने का हुक्म आता और उनको काम करने की आदत पड़े। आप तो लोगों को कह रहे हैं आप काम ना करें, बस हम आपको दे देंगे, आप बैठे रहें, आप फकीर बने और हमारे लिए नारे लगाएं। ऐसे जो होगा आप कितने सालों तक देंगे आप?
अभी तो आपकी वो यानी कि फाइनेंशियल की जो और सिचुएशन है, सर आप वही तो दूसरे मुल्क से मांग सब्सिडीज रहे की हैं। मद में, वही सब्सिडीज की मद में एक बोझ बनता जा रहा है। आप जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ये वाला इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, आप पर्स की बात करें, ये ब्यूरोक्रेसी की, जनरलों की, ये पॉलिटिशियंस की, खरबों खा जाते हैं एक साल में ये, हम्म, उसको ख़त्म नहीं करेंगे। ये कहते हैं मुश्किल फैसले, मुश्किल फैसले से पूछो आप डिफाइन कैसे करते हैं कि लोगों का और तेल निकालना वो मुश्किल फैसले हैं इनके लिए? नहीं नहीं, ये इनके लिए सबसे आसान फैसला है। मुश्किल फैसला तब हो जब अपनी पर्स छोड़ें, हाँ आप ये तनख्वाह ना मुश्किल लें, फैसला है, ये या मुश्किल तनख्वाह फैसला ना लें, आपका तनख्वाह नहीं लेंगे भी, आप पर्स छोड़ें, आप ये ऐलान करें कि जितनी मेरे चीज़ों पे पर्स पे जो खर्चा आता है या प्रोटोकॉल पे आता है या इन सारी चीज़ पर, वो मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तनख्वाह मैं लूंगा 2 लाख, है। उस ठीक पर हो कोई गया। बात नहीं करेगा आप। मैं ज़रा इस पर थोड़ी सी बात, फारूक साहब, किरायादारी कवानीन, इस पर मैं सुनता ही नहीं हूँ बात होते, पता नहीं क्या वजह है। हालांकि पाकिस्तान की, मैं बार बार कह रहा हूँ, 60% से ऊपर आबादी किराए पर मौजूद है, चाहे उनके कारोबार हो या घरों में रहते हो। देखिए उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो किराएदार है वो है लोअर मिडिल क्लास मेजॉरिटी जो है, अक्सरियत जो है। तो जो किराए पे दे रहे हैं वो ज़ाहिर मालकान होंगे, वो उनकी पोजीशन जो है वो फाइनेंशियल कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। तो जिस तरह इन्होंने कहा ना कि पूरे का पूरा एक ताकतवर माफियाज है, उसने चीज़ों को आगे जो है वो इस तरह किया हुआ है कि आगे सोसाइटियाँ इतनी जो हैं वो बन गई हैं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इस्लामाबाद और सराउंडिंग में 372 जो है वो जहली सोसाइटीज़, यानी कि NOC भी नहीं है, और वो कई लोगों के पैसे खा गए, चल रही हैं। और प्लॉट्स के मद में भाई कई लोगों के खाली खा गए। पैसे नहीं खा गई, ये नहीं खाली फार्म प्रिंट करके, अभी जी। आपने ख्वाब बेचने की बात की, खाली फार्म प्रिंट करके जो है वो अरबों रुपए जो है वो ओवरसीज़ के वो खा गए हैं, और उनके खिलाफ कोई एक्शन जो है वो नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वो ताकतवर हैं। और आप इंतखाबात की बात करते हैं, आपके जो सियासतदान हैं आपके इंतखाबात में हर MNA के हर तीसरे चौथा जो MNA जो है उसको जो है वो हाउसिंग सोसाइटी जो है वो पीछे से प्रोटेक्ट कर रही होती थी, वो इन्वेस्टर्स थे। लिहाजा से इंतखाबात के दौरान तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जो है वो फारग हो गई। आम आदमी को तो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और जो बात अभी आपने कही कि जी इस पर कानून साजी जो है, कानून साजी जिन्होंने करनी है, वहाँ इस कानून साजी से ज़्यादा जो पार्लियामेंट के अंदर कानून बना हुआ है, जिनके हवाले से पार्लियामेंट कह चुकी है कि इन सोसाइटियों के अकाउंट्स फ्रीज किए जाएं, इनको जो है वो कानून के कटहरे में लाया जाए। ज़रा पता करवाएं कि कितनों को जो है वो FIA ने गिरफ़्तार किया है, कितनों को नैब ने पकड़ा है। यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें, ये बदकिस्मती है कि इन्वेस्टिगेशन अदारे जो हैं, तहकीकाती अदारे जो हैं, वो जब खुद हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाना शुरू कर देंगे तो इस मुल्क का मैं क्या कहूँ। यानी ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मिसाल जो है वो दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगी कि जिस अदारे ने तहकीकात करनी है वो खुद उसी बिजनेस में जो है वो पड़ गया, यानी कि उसने क्या पकड़ना है और क्या करना है। तो ये अगर आप ओवरऑल भी नोट करें तो ये जो किराएदारी का कानून है उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो ताकतवर शख्सियात हैं, वो ताकतवर, क्योंकि वहाँ आपको इजी गो है ना कि आपने तो डायरेक्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों से लूट मार की है, आपको तो अरबों रुपए निकालने जो है पाकिस्तान के अपने वो लोगों का भी मसला ही बड़ा नहीं है। मसला जिसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी पे पड़ रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस हवाले से जो है वो जब आपको उस लिस्ट से निकाला गया तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी कहा गया कि बड़ी तादाद में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो इस जगह पर हुई है, क्योंकि पैसे की के हवाले से जो है वो ज़रा सेफ़ जगह है कि जनाब वहाँ पे इन्वेस्ट कर दें। इसकी एक बड़ी मिसाल, एक बड़ी सोसाइटी जिसके साहब आजकल बाहर गए हुए हैं जनाब, वो लैंड माफिया के हवाले से वो डॉन के नाम से मशहूर हैं, तो कोई तो उसे प्रॉपर्टी ट्राइकोन कहते हैं, उनके यहाँ आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, सारा रिकॉर्ड उनका अपना है। यानी मतलब है कि वहाँ आप रिकॉर्ड तक आपकी एक्सेस पे मैं एक प्रोग्राम लाजमी रखूंगा, इस पे हम एक प्रोग्राम करेंगे। फारूक साहब बात ठीक है, मैं चूंकि किराएदारी एक्ट से शुरू हुआ था, मामला सारे हम आपके सबके जुड़े हुए। शकील साहब, डॉलर को कंट्रोल होता देख सकते हैं? अच्छा चले मैं ज़रा, फारूक साहब, डॉलर की वैसे स्मगलिंग रुकी, ये काम बहुत पहले भी हो सकता था, लेकिन निगरान गवर्नमेंट के दौर में और बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए तमाम इदारों ने, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों ने, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। डॉलर की स्मगलिंग रुकी तो डॉलर थोड़ा थम गया, वरना तो अब 500 का लग रहा था, हमें 400-500 पे चला जाएगा। डॉलर की स्मगलिंग की रोकने को बहुत बड़ा मसला था। मैं कहता हूं कि उसकी रोकथाम की सबसे बड़ी वजह पता है क्या हुई है? डॉलर की स्मगलिंग और डॉलर के हवाले से जो आप कह रहे थे ना चीज़ रुकी है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार जो है
वो हमारे कानून नाफज करने वाले अदारों के साथ साथ जो है वो जब जो है वो ख़ास तौर पर इस अहम इशू के ऊपर जो है वो तवज्जो दी। वो निगरान हुकूमत में तो माशाल्लाह जो लोग बैठे थे उनकी कारकर्दगी से ज़्यादा जो हमारे अदारे के मतलब कौमी सलामती के अदारे के चीफ़ हैं उनका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल और किरदार बिल्कुल, रहा और है। उसकी वजह से और बड़ा बेहतरी आई है। बेहतरी आई और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने एक ही काम किया है। उन्होंने कहा जी कि बाकी तो छोड़ें, जो लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर जो है वो चीज़ों की स्मगलिंग में और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन्होंने हाथ टाइट किया ना, जो ही आपके अपना ख़ास तौर पर मनी चेंजर्स के ऊपर और इन लोगों पर, तो उन्हें समझ आ गई। यानी मैं हैरान हूँ कि आपके चैनल्स पर वो लोग बैठकर जो है वो डॉलर्स पे और माशियात के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं, जिन जो मुबैना तौर पर नहीं यकीनी तौर पर मुसद्दक़ा सबूतों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के अरबों रुपए के केसेस में ख़ुद जो हैं वो नैब के अंदर इन्वॉल्व रहे। वो बैठ के बता रहे थे जी डॉलर और ऊपर जाएगा, डॉलर और ऊपर जाएगा। फिर अचानक जो है वो कैसे नीचे आया कि वो उन्हें बता दिया गया कि भाई इस तरह का काम जो है वो नहीं चलेगा। इस वक्त जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं वो इस वक्त जो है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 985 ऐसे मराकज़ हैं जहाँ से अभी भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से काम हो रहा है। अच्छा, हाँ, FIS पे काम करना चाहे तो मैं उनको सबूत देने को तैयार हूँ जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा है। और इस मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क को और नेक्सस को जो बड़े लेवल पर जो है वो कर रहे हैं, वो 2 से 3 ग्रुप्स हैं जो दुबई में बैठे हैं। तो इस हवाले से अगर मेरे जैसे एक छोटे से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को ये पता है तो बाकी इदारों को भी जो है उस पे करना चाहिए। कि आपने 900 से ऊपर के जो बताए ना फिगर, ये बड़ी बात कही है। फारूक भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, और शकील रामी साहब का भी शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात, अब तक ख्याल रखिएगा।